गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक नमन हट कंकड़बाग पटना से। आज हम जो हार्ट में जो दो इम्पोर्टेंट टेस्ट और इलाज की पद्धति है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, उसके बारे में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एक कंफ्यूजन और मिथ होता है पेशेंट्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी पे आज का हमारा फेसबुक लाइव सेशन है। अभी थोड़ी देर में इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मित्रों, हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एंजियोग्राफी की जो विधि है, एंजियोग्राफी का जो तरीका है, वो हम कैसे करते हैं, और उसका इलाज जो एंजियोप्लास्टी है वो किस तरह से करते हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं देता हूँ इसके बारे में। तो पीछे एक डायग्राम देख रहे होंगे, डायग्राम पहले भी मैंने बताया है। अ, तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए आपका हार्ट का बॉर्डर है, ये हृदय है, पूरा हृदय की जो स्ट्रक्चर होती है वो है। यहाँ से जो मुख्य नली निकलती है, ऑर्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑर्टा है। ये नस इतनी बड़ी होती है कि ये पूरे आपके शरीर को ब्लड सप्लाई लेकर जाती है, चाहे वो ब्रेन को हो, किडनी को हो, मांसपेशियों को हो, पैरों को हो, हाथों को। तो ये मुख्य नस है जिसको हम लोगों ने ऑर्टा बोला है। और यहाँ से जो दाहिने तरफ से एक नस निकल रही है, ये इसको हम लोग एक्सिलरी आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी होते हुए ये हाथों तक आती है, नीचे तक। इसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं। और इधर से आपको बाएं तरफ की ब्रेन की दाहिने तरफ की ब्रेन की नस, बाएं तरफ की ब्रेन की नस यहाँ से निकल के, बाएं तरफ का हाथ की नस यहाँ से निकल के, ये ब्लड सप्लाई नीचे होते हुए दोनों को, किडनियों और इंटेस्टिन्स और आंतों को सप्लाई करते हुए नीचे आके कमर के पास दोनों पैरों में बढ़ जाती है। तो ये जो तरीका है एंजियोग्राफी का, पहले भी मैंने एक बार डिस्कस किया है। एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं इसको देता हूँ और बाद में एक बार डिटेल्ड एंजियोग्राफी पे एक सेपरेट सेशन रख लूंगा। ये जो आपका नस है, इसी के थ्रू यूजुअली हम होते हुए जाते हैं। ये जो नस है आपकी रेडियल आर्टरी, इसको हम लोग पंक्चर करते हैं, और ये पंक्चर करते हुए हम लोग होते हुए, इस तरह से होते हुए हार्ट की नसों तक पहुंचते हैं, एक ट्यूब लेकर, जिसको हम लोग कैथेटर बोलते हैं। और कैथेटर को इस बाएं वाली नली में के एकदम मुहाने पे स्टार्टिंग में उसको इंगेज करके फंसा के, और वहां से मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, ताकि हमें एक्सरे की जो मशीन होती है, कैथलैब की मशीन, उसके अंदर हम उसकी वीडियो बना पाए। उसी तरह से बाएं तरफ की कंप्लीट होने के बाद हम दाहिने तरफ की नस को इंगेज करते हैं। ये आपकी दाहिने तरफ की नस है, ये बाएं तरफ की नस है जो आपकी हार्ट की बॉर्डर्स को होते हुए लेके जा रही है। तो इसको इंगेज करते हैं और यहाँ पे फिर मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मली तीन नसें हमारी होती हैं। ये आपकी अगर मुख्य नली ऑर्टा हुई, यहाँ से ये आपकी बाएं तरफ की नस निकली, जिसको हम लोग लेफ्ट मेन बोलते हैं। और लेफ्ट मेन जब दो पार्टों में बढ़ जाता है तो इसको एलएडी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और बाएं तरफ जो ऊपर एक नस चली गई साइड से, उसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स हम बोलते हैं। और ये दाहिने वाली नस राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। तो एक दाहिने तरफ और दो बाएं तरफ, ये तीन मुख्य नसें होती हैं, फिर उनकी ब्रांचेज हो सकती हैं। तो ये कंप्लीट है, स्ट्रक्चर है। एंजियोग्राफी की विधि मैंने बताई कि हम लोग दाहिने हाथ की रेडियल आर्टरी, हाथ की नस से होते हुए यहाँ तक जाते हैं और यहाँ पे मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी अगर दाहिने हाथ से कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम लोग बाएं हाथ की नस, जो इस वाली पार्ट में आके जुड़ रहा है हाथ से होता हुआ, यहाँ से होते हुए हम हार्ट तक जा सकते हैं और दवाइयों को इंजेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों से कंप्लीट नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर नस पतली हो, आगे नस में रुकावट हो, या नस बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो, तो फिर उस परिस्थिति में हम लोग पैर की नसों से होते हुए, ये इधर से होते हुए अप्रोच लेते हुए और हार्ट तक पहुंच सकते हैं, और इसको हम लोग वहां पे जाके दवाइयों को इंजेक्ट करते हैं।
उसी तरह से सिमिलर अप्रोच हम लोग एंजियोप्लास्टी की विधि में भी लेते हैं। इसी तरह से तार और कैथेटर लेके ट्यूब लेकर यहाँ तक जाते हैं और इसके आर पार ये नॉर्मल आर्टरी है आपकी, ये ब्लॉक आर्टरी है जो ब्लू रंग से मैंने दिखाई है, ब्लॉक है जो मुख्य नली की प्रवाह या फ्लो को रुकावट पैदा कर रही है। इस हम क्या करते हैं कि यहाँ से ट्यूब लेके यहाँ तक गए और एक इसके मुहाने से होते हुए अंदर जाते हैं और एक तार डालते हैं इसके अंदर। तार डालने के बाद इसके ऊपर एक बैलून लेके जाते हैं और बैलून से नस को ओपन करते हैं ताकि ये रुकावट जो पैदा हो रही है वो खुल जाए, जो भी चीजें हैं वहाँ साइड में दब जाए, और हमें रास्ता मिल पाए स्टेंट को लगाने और प्रॉपरली उसको फुलाने का। उसके बाद हम लोग बैलून से जब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो हम लोग उसके ऊपर एक मेटल स्ट्रक्चर चढ़ाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेंट। वो एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट साइजेस होते हैं उसके। हम लोग उसको स्टेंट को यहाँ पे लगा डालते हैं और लगाने के बाद उसको बैलून से प्रॉपरली ओपन करके वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद बैलून को बड़े साइज के बैलून से भी उसको और एक्सपेंड या ओपन कर सकते हैं ताकि नस की दीवार से वो पूरी तरह से जाके चिपक जाए और ब्लड का प्रवाह पूरी अच्छी तरह से हो पाए। ये फाइनल इस तरह का शॉट होता है जिसमें कि इस ब्लॉक को पूरी तरह से क्योर कर दिया गया है और ये जाली की तरह जो स्ट्रक्चर है स्टेंट है वो परमानेंटली अंदर रहता है आपके, और ये ब्लड की प्रवाह को थ्रू आउट मेंटेन करता है जब तक ये स्टेंट ठीक से चलता रहेगा। तो यूजुअली जो मिथ्स हैं या जो भ्रांतियां हैं उसमें पहली एक भ्रांति यूजुअली होती है कि ये एक बहुत ही मेजर सर्जरी है, एंजियोग्राफी हो या एंजियोप्लास्टी हो। तो जैसा मैंने दिखाया आपको कि ये दाहिने हाथ की नस में एक छोटा सा छेद करते हुए, सुराख करते हुए हम ट्यूब के रास्ते अंदर जाते हैं। इसमें हार्ट को अप्रोच करने के लिए हम कहीं भी बड़ा चीरा शरीर के ऊपर नहीं लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीड्योर है करने के लिए। और ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर में ही होता है। मरीज पूरी तरह से होशो आवाज में होता है, उसको बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मरीज की कंडीशन उसकी इतनी ज़्यादा सीरियस है कि उसके लिए अगर उसको बेहोश या वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत पड़ी तो अलग सिचुएशन है। अदरवाइज नॉर्मल एंजियोप्लास्टी में, चाहे वो हार्ट अटैक के टाइम में हो या नॉर्मल एंजियोप्लास्टी जो स्टेबल पेशेंट्स में हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में हम इलाज करते हैं। और बहुत रेयरली कभी कभी किसी पेशेंट्स में, खासकर अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है जिसमें कि और भी प्रॉब्लम्स हैं हार्ट अटैक के अलावा, सांस फूल रही है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वेंटिलेटर का प्रयोग करते हुए मरीज को पूरी तरह से बेहोश करके उसके बाद हम लोग उसको स्टेंट करने की प्रक्रिया या एंजियोग्राफी की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा ये होता है कि ये बहुत ही अनसेफ प्रोसीड्योर है या बहुत ही रिस्की प्रोसीड्योर है। जो आम धारणा है लोगों के बीच में कि एंजियोग्राफी से बहुत लोग डरते हैं कि बहुत ही अनसेफ है, बहुत ही असुरक्षित प्रोसीड्योर है ये। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है और जो रिस्क ऑफ प्रोसीड्योर है वो बहुत ही मिनिमल है। मेजर रिस्क 1000, 2000, 10,000 मरीजों में एक मरीजों को होता है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें जो एंजियोग्राफी करने से जो हम डायग्नोसिस पता कर पाते हैं, बीमारी पता कर पाते हैं और उससे जो फायदा होता है पेशेंट्स को, उससे अगर कंपेयर करें तो ये रिस्क बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटे क्वांटिटी का होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को यूजुअली मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत ही लेस रिस्की प्रोसीड्योर है। और इसमें यूजुअली मेजर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। जान जाने का रिस्क एंजियोग्राफी में बहुत ही रेयर केसेस में होता है, 10-20 हज़ार केसेस में कुछ लोगों को होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया कि 1000-10,000 लोगों में 1-2 लोगों को होता है। तीसरा है कि एक कॉमन भ्रांति है कि एंजियोग्राफी जब एक बार करा लेते हैं तो आपको फिर उसके बाद बहुत दिनों तक रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, लोकल एनेस्थीसिया के तहत किया जा सकता है। तो यूजुअली मरीज को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही पेशेंट्स की एंजियोग्राफी खत्म होती है, अगर हाथों से हुई है तो वो घंटे 2 घंटे में उनको हम मोबिलाइज कर सकते हैं और वो अपना नॉर्मल रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं अनटिल अनलेस किसी और कारण से
मनाही हो ऐसा करने की। बट यूजुअली एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट्स इजीली मूव कर सकते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि एंजियोग्राफी हमने की है, हाथों के नसों से की है, और 2 से 3 घंटे के बाद पेशेंट्स खुद से ड्राइव करके अपने घर की तरफ गया है। तो ये इतना सेफ और इतना सिंपल प्रोसीड्योर है। कभी कभी पैरों की नसों से भी जब जाना पड़ता है तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं कि पैर पैर की नसों से जो एंजियोग्राफी होती है, चूंकि ये पैर की नसें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो लोकल कॉम्प्लिकेशन, वहाँ की कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग या हेमेटोमा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें ब्लड का रिसाव होता है वहाँ से। और वहाँ पे ब्लड का रिसाव होकर साइड के जो पार्ट्स है, ग्रोइन का पार्ट्स, थाइस का पार्ट, उसके आसपास सूजन आ जाती है। और उसको रोकने के लिए हमें एंजियोग्राफी के बाद 6 से 8 घंटे पेशेंट को बिल्कुल लेटा के रखना पड़ता है, और हम फिर यूजुअली नेक्स्ट डे उनको सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट वो मेजर कॉम्प्लिकेशन भी बहुत रेयर होता है। इसलिए एंजियोग्राफी के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन के बाद आप रूटीन एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। इनफैक्ट सेम डे अगर हाथों से एंजियोग्राफी हुई है तो सेम डे आप 1 घंटे के बाद, आप 2 घंटे के बाद आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में जा सकते हैं। चौथा है कि एक सवाल होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीड्योर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रेयरली ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बहुत ज़्यादा दर्द बहुत कम पेशेंट्स में होता है। यूजुअली हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया जब हम इस्तेमाल करते हैं और ट्यूब्स को जब इंसर्ट करते हैं तो माइल्ड पेन होता है। और पंक्चर साइट पे वो लिमिटेड होता है। कभी कभी जब हाथ की नसें स्पाज्म में चली जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनमें एक प्रॉपर्टी होती है स्पाज्म की, सिकुड़न की, तो उसके कारण कभी कभी दर्द होता है। बट मेजर दर्द का दर्द की शिकायत बहुत कम पेशेंट्स में होती है। और वो यूजुअली 1-2 दिन में जो माइल्ड पेन होता है यूजुअली वो ठीक हो जाता है, और दवाइयों की बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है। अ, पांचवा एक सवाल अमूमन अमूमन ये होता है पेशेंट्स का कि जो एंजियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं, हार्ट अटैक हैं पेशेंट्स की, हार्ट अटैक किसी पेशेंट को हो, उन्हीं पेशेंट्स में एंजियोग्राफी यूजुअली करनी होती है, रिकमेंडेड होता है। तो ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक में तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है। और इमीडिएटली जो भी ट्रीटमेंट, मैंने बार बार इसको बोला है कि उसमें आप सेकंड थॉट या सेकंड ओपिनियन के लिए जाने के बदले अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन पर फुल फेथ के साथ भरोसा करें। और जो भी ट्रीटमेंट आपको वो बता रहे हैं उसको परस्यू करें, आगे बढ़ें उस पर, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर टाइम आपने मिस कर दिया तो हार्ट को जो डैमेज पहुंचेगी वो आगे चल के किसी भी तरीके से रिकवर नहीं की जा सकती है। तो हम सिर्फ इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करते हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है। किसी पेशेंट को अगर चलने में सीने में दर्द हो रही है, जिसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं, या किसी को शंका है हमको कि उसको हार्ट में नस में ब्लॉकेज हो सकती है, उसमें एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। कि कोई मेजर दूसरी तरह के हार्ट की सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसमें हम लोग एंजियोग्राफी पहले करते हैं, 40 साल के ऊपर का पेशेंट है तो, ताकि कोई ब्लॉक हो तो साथ साथ उसी समय हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी के टाइम में उसको ठीक कर सके। तो इमरजेंसी के अलावा भी ये बहुत सारे केसेस में एंजियोग्राफी की प्रोसीड्योर की जाती है, और इसमें मरीजों को बहुत फायदा पहुंचता है। और इमरजेंसी में जो भी है ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है वो जितनी जल्दी कराया जाए, जितने तेजी या तीव्रता से कराया जाए उसको, उतना ज़्यादा आपके पेशेंट्स को फायदा हो सकता है। इसलिए सेकंड ओपिनियन के लिए यूजुअली मैं एडवाइस नहीं देता हूँ इस तरह के केसेस में। हाँ, पेशेंट स्टेबल अगर है, उसमें एंजियोग्राफी अपनी कराई है, और आपको लगता है कि नहीं मुझे एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लें उसको। और जो भी डॉक्टर्स आपको फर्दर बताते हैं उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बड़ी भ्रांति एंजियोग्राफी के बारे में ये होती है कि जब एंजियोग्राफी करते हैं तो हम ब्लॉकेज की भी सफाई सफाई करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजियोग्राफी सिर्फ एक डायग्नोसिस या बीमारी पता करने की प्रोसीड्योर है। इसमें हम किसी भी ट्रीटमेंट तरह का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, किसी तरह की ब्लॉक को क्लियर नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में, नस की स्टार्टिंग में यहाँ पे कैथेटर रख के और यहाँ से इंजेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कैथेटर को रखा, यहाँ पे कैथेटर को रखा और यहाँ से हमने इंजेक्ट किया जब, तो दवाई पूरी नस के अंदर गई।
और ये नस की पूरी वीडियो हम बनाते हैं और बीमारी को पता करते हैं। हम नस के अंदर किसी भी तरीके से ट्यूब या वायर का इंसर्शन या नहीं करते हैं, उसको अंदर नहीं डालते हैं। इसके स्टार्टिंग से ही हम दवाई को इंजेक्ट करते हैं, उसमें ब्लॉकेज क्लियर होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। कभी कभी कोई क्लॉट फंसा हो तो वो कभी माइग्रेट कर जाता है, बट यूजुअली ब्लॉक की क्लीनिंग इस पद्धति से, इस प्रोसीड्योर से नहीं होती है। जैसा कि हम बहुत सारे पेशेंट्स में भ्रांति होती है कि एंजियोग्राफी एक ब्लॉकेज क्लियर करने की भी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया का नाम एंजियोप्लास्टी है। एंजियोग्राफी सिर्फ बीमारी पता करने का तरीका है। सातवां मिथ इसके बारे में, एंजियोग्राफी के बारे में ये है कि जब भी एंजियोग्राफी पेशेंट की होती है तो हमेशा पेशेंट्स को स्टेंट डालना जरूरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले के भी सेशन में ऐसा बताया है कि जब पेशेंट्स को एंजियोग्राफी होती है तो एंजियोग्राफी का रिजल्ट चार तरीके से ट्रीटमेंट उसकी डिफाइन हो सकती है। पहला कि एंजियोग्राफी आपने कराई किसी सस्पिशन पे और एंजियोग्राफी बिल्कुल ही नॉर्मल आ गई। उस परिस्थिति में आपको किसी भी तरह की कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह के ऑपरेशन की आगे कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको स्टेंट डालने की जरूरत हो या बाईपास करने की जरूरत हो या आगे दवाइयों की जरूरत हो। उसमें सारी दवाइयां हार्ट की आपकी बिल्कुल बंद हो जाएंगी और आप बिल्कुल फ्रीली आप सारा काम कर सकते हैं। दूसरा एक दूसरा डायग्नोसिस में ये आ सकता है कि ब्लॉकेज तो है बट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और इतनी टाइट ब्लॉकेज भी नहीं है कि उसको किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत हो। टाइट हम ब्लॉक यूजुअली बोलते हैं कि जब ब्लॉक 70% से ऊपर का ब्लॉक होता है तो उसमें किसी तरह के इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं, मतलब एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में चाहे बाईपास के फॉर्म में। अगर 70% से कम का ब्लॉक है, नॉर्मल से ज़्यादा है बट 70% से कम का ब्लॉक है, तो उस परिस्थिति में हम लाइफ लॉन्ग दवाइयों पे पेशेंट को रखते हैं। और दवाइयों का मेन काम होता है कि फर्दर उसके प्रोग्रेशन को धीमा किया जाए या रोका जाए। वो रिवर्स नहीं होता, उल्टे तरफ ठीक होने की तरफ नहीं आता, या तो वो ब्लॉकेज वहीं पे हॉल्ट कर जाएगी, जो भी उसका भी चांस बहुत कम होता है, बट यूजुअली वो प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेशन या बढ़ने की रफ्तार को हम लोग दवाइयों से कम कर पाते हैं। और दूसरी जो दवाई ब्लड थिनर साथ में दी जाती है, उससे एक प्रोटेक्शन हम देते हैं ताकि पेशेंट को उस ब्लॉक के साथ हार्ट अटैक आने की संभावना कम से कम हो सके। तो ये एंजियोग्राफी का तीसरा रिजल्ट हुआ। चौथा रिजल्ट हुआ कि ब्लॉक आई 70% से ज़्यादा की ब्लॉक है, लेकिन सारे नसों में ब्लॉक है, लंबी लंबी ब्लॉक है, कैल्शियम का कंटेंट उसमें ज़्यादा है। तो इस तरह की परिस्थिति में हम लोग जिसमें स्टेंट नहीं कर सकते, उस पेशेंट को, उन तरह के पेशेंट्स को बाईपास के लिए हम लोग, या ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं, उसको लिए भेज देते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जब भी हम एंजियोग्राफी करते हैं तो स्टेंट या बाईपास की जरूरत पड़े। किसी पेशेंट्स में नॉर्मल आता है तो सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं। पेशेंट्स ऐसे जिनमें कि 70% से कम का ब्लॉक है, उनमें दवाइयों की जरूरत हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है, और आगे जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको स्टेंट या बाईपास का सजेशन देते हैं। तीसरा, अगर 70% से ऊपर का ब्लॉक है तो दो पद्धति से हम लोग इलाज कर सकते हैं, या तो स्टेंट या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, या बाईपास के फॉर्म में जो ओपन हार्ट सर्जरी कॉमनली जानी जाती है उसके फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम जो भ्रांतियां हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक आम धारणा ये है कि एंजियोप्लास्टी बहुत ही रिस्की या डेंजरस प्रोसीड्योर है। देखिए, इसमें ऐसा है कि हर प्रोसीड्योर जो भी आप करते हैं उसका माइनर रिस्क कैरी करना होता है। जैसे ये सिमिलर है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप यहाँ से किसी भी जगह के लिए मूव करते हैं तो आ, आप यूजुअली देखते होंगे कि गाड़ियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम सेफली पहुँचती हैं। कुछ कुछ गाड़ियों का बीच में एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी गाड़ी जब यहाँ से पटना से आपकी किसी और शहर के लिए चलेगी तो किस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या किस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा और वो सेफली पहुंच जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि गाड़ी का कंडीशन कैसा है, ड्राइवर कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसी तरह से एंजियोप्लास्टी में भी सिमिलर कंडीशन है कि सब सारे एंजियोप्लास्टी के पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट हो जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस एंजियोप्लास्टी के सेफली और सिक्योरली और लेस रिस्क के साथ हम लोग कर पाते हैं। यूजुअली अगर कार्डियोलॉजिस्ट ट्रेंड हो तो बहुत रिस्क का परसेंटेज बहुत ही रेयर होता है, बट हाँ,
डेफिनेटली कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी ऑपरेटिंग सर्जन ये आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि इस रिस्क को हम जीरो कर पाएंगे। रिस्क डेफिनेटली रहता है। रिस्क को हम लोग अपने हर प्रयास से मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, बट रिस्क को हम लोग जीरो नहीं कर सकते। बट ये आप दिमाग में रखें, ये आप समझ के रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसीड्योर नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसीड्योर है। सारे प्रिकॉशंस हम लेके करते हैं, और जो भी जरूरी ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन होती हैं, वो हमारे बैकअप में रेडी रहता है, तभी हम एंजियोप्लास्टी की प्रोसीड्योर को करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सक्सेसफुली हो पाता है। बहुत रेयरली 500, 1000, 2000 केसेस में एक दो पेशेंट्स को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। उसको अवॉइड बहुत बार नहीं किया जा सकता सारी तैयारी के बावजूद। ये पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि गाड़ी की कंडीशन और ड्राइवर दोनों पे डिपेंड करता है, उसी तरह से ये पेशेंट और जो ऑपरेटिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, उनके कैलिबर, उनके जो भी एक्यूमेन है, क्लिनिकल एक्यूमेन है या ऑपरेटिव एक्यूमेन है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरी एक भ्रांति होती है कि यूजुअली पेशेंट्स जब एंजियोप्लास्टी से गुजरते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल लाइफ स्टाइल को बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं भारी सामान नहीं उठा सकता। तो ये बात समझें कि जब आप एक बार आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई तो सिवाय आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको रेगुलरली लेनी है। उसके अलावा आप अगर आपकी एंजियोप्लास्टी होने के बाद अगर आपका पूरी सारी नसों का ट्रीटमेंट कर दिया गया है तो आप एज गुड एज नॉर्मल पर्सन जो जिसको कोई ब्लॉकेज नहीं है उसकी तरह है, और आप आराम से सब काम जो रूटीनली पहले करते थे एंजियोप्लास्टी के पहले वो कर सकते हैं। किसी तरह के बेड रेस्ट की, लाइफ लॉन्ग बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। किसी तरह के लाइफ लॉन्ग आपकी एक्टिविटी की रेस्ट्रिक्शन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। थोड़े से लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट यूजुअली मेजर लिमिटेशन नहीं के बराबर होता है। और बस एक शर्त ये होती है कि आपको दवाइयाँ जो आपकी लिखी गई हैं, खास करके जो ब्लड थिनर्स जो दी जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो दी जाती है, उसको आप प्रॉपरली टाइम पे लें विदाउट एनी फेलियर। और जो आपके जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसको आप प्रॉपरली कंट्रोल करें, विद इन नॉर्मल रेंज में रखें। और किसी भी तरह का अगर आप एडिक्टिव सब्सटेंसेज या टोबैको च्यूइंग या कुछ भी करते हैं तो उस तरह की चीज़ों को आप छोड़ने की कोशिश करें या बिल्कुल छोड़ दें। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम अगले डिस्चार्ज कर देते हैं या एक दिन बाद, और डिस्चार्ज मैक्सिमम 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को उनकी कंडीशन के हिसाब से थोड़ा लंबा स्टे करने की ज़रूरत होती है, और दूसरे तीसरे दिन से वो नॉर्मल अपनी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ में 4 से 5 दिन के बाद जैसे पहले थे वैसे कर सकते हैं। तीसरी एक कॉमन भ्रांति होती है स्टेंट के बारे में, एंजियोप्लास्टी के बारे में, कि एक बार अगर किसी को स्टेंट लग गया तो वो बीमारी परमानेंटली क्योर हो गई और दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी बताया था कि जो भी पेशेंट को स्टेंट लगता है या ट्रीट किया जाता है वो आपकी जो ब्लॉकेज है ये वाली पार्ट, इसको तात्कालिक रूप से आपको ठीक कर दिया गया है ताकि ब्लड का प्रवाह नॉर्मल हो। स्टेंट वहीं पे रहता है। स्टेंट क्या है? स्टेंट एक आपका फॉरेन मेटेलिक मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर डाला गया है। तो बॉडी का एक टेंडेंसी होती है कि बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट हम डालते हैं तो उसको रिजेक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है। जो मेटल जो स्प्रिंग का रिंग होता है स्टेंट में, उसके ऊपर क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में जो ब्लड थिनर दवाइयाँ हैं जो क्लॉट बनने से रोकती हैं, उसको लाइफ लॉन्ग आपको बिल्कुल टाइमली लेना पड़ता है विदाउट एनी सिंगल टाइम फेलियर। एक भी टाइम आपको कोशिश करनी है कि दवाइयाँ फेल ना हो, क्योंकि जितने टाइम आप दवाई फेल करेंगे चांसेस स्टेंट के बंद होने के उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिन्होंने मई में अभी एंजियोप्लास्टी कराई है। हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी थी उनकी, और उसके बाद उनको फॉलोअप में आना था। फॉलोअप किसी कारण से लेट हुआ, और 20 दिन के बाद फॉलोअप में आए थे। यूजुअल टाइम के 20 दिन बाद उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई 20 दिन पहले, और इस 20 दिन से वो दवाइयों के बिना ही चल रहे थे। वो लकीली उनको कोई स्टेंट की प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस तरह के केसेस में यूजुअली चौथे पांचवें छठे दिन जाते जाते स्टेंट बंद होने या उसके ऊपर क्लॉट के कारण बंद होने की संभावना पूरी पूरी तरह से प्रबल होती है। और
इस तरह के पेशेंट्स यूजुअली अगर स्टेंट बंद होती है तो नॉर्मल अटैक, हार्ट अटैक से ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसलिए आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस, मेडिसिन का रेगुलर इंटेक विथ रेगुलर कंप्लायंस जरूर रखें। एक मैं सिंपल बात बताता हूँ कि अ, आपके पास हमेशा एक या दो स्ट्रिप मेडिसिन एक्स्ट्रा, ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होनी चाहिए कि आपके शहर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, बाढ़ आ जाए, दंगा हो जाए, मार्केट बंद हो जाए, तब भी आपके पास दवाइयाँ 15 दिन 20 दिन की एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि आप एक टाइम भी मेडिसिन किसी भी कारण से, किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए आपके शहर में, आपके गांव में, आप मेडिसिन को मिस ना करें। चौथा सवाल होता है कि जितने भी पेशेंट ब्लॉक के होते हैं उनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है। तो ये मैंने अभी एंजियोग्राफी वाले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जो भी एंजियोग्राफी के बाद ब्लॉक्स आती हैं वो एंजियोग्राफी या तो नॉर्मल आ सकती है, उसमें किसी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। जो ब्लॉक्स आती हैं अगर 70% से कम की है तो उसमें किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के फॉर्म में, एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में या बाईपास के फॉर्म में जरूरत नहीं होती है। हाँ, दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, कुछ ब्लड थिनर्स और कुछ कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन के फॉर्म में। और लाइफ लॉन्ग आपको वो मेडिसिन लेने से उसके बढ़ने, बीमारी के बढ़ने का रिस्क बहुत कम हो जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। उसके अलावा आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस मेंटेन करनी होगी। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको कंट्रोल करना होगा, और किसी भी तरह की अगर एडिक्टिव बिहेवियर है तो उसको आपको छोड़ना होगा। और 70% से ऊपर की ब्लॉक आती है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट यूजुअली हम प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी हम लोग 70% से ऊपर की ब्लॉक को कितनी बार मेडिसिन पर रखना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रोसीड्योर है या और भी चीज़ें हमें देखनी होती हैं उसके हिसाब से। एक बड़ी कॉमन भ्रांति होती है कि जब हम स्टेंट डाल देते हैं तो पेशेंट यूजुअली पूछते हैं कि हम बाएं करवट हो सकते हैं कि दाहिने करवट हो सकते हैं या नहीं, मूव कर सकते हैं कि नहीं, दौड़ सकते हैं कि नहीं। उनको ये डर होता है कि इस तरह की एक्टिविटी जब वो करेंगे तो स्टेंट वहां से मूव मूव हो जाएगा, हिल जाएगा। तो देखें, जो मैंने बताया कि यहाँ पे जब स्टेंट हम डाल देते हैं तो इसको प्रेशर बैलून से, बड़े बैलून से हाई प्रेशर जाके भी उसको दीवार से पूरी तरह से चिपका देते हैं। उसके बाद उसके मूव होने की पॉसिबिलिटी लगभग जीरो होती है, जीरो होती है। और वो आपकी एक्टिविटी से यूजुअली मूव नहीं कर सकता कि आपने जॉगिंग कर ली तो वो मूव करके नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। बाएं करवट हो गए, दाएं करवट हो गए तो दाहिने तरफ चला जाएगा, बाएं तरफ चला जाएगा। भारी सामान उठा लिया तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। अगर प्रॉपर साइज का स्टैंड प्रॉपरली उसको लगा दिया गया है तो वो किसी भी तरीके से मूव नहीं किया जा सकता है, सिवाय उसको ऑपरेशन करके निकालने की जरूरत पड़े तो किया जा सकता है। अदरवाइज वो खुद से कभी भी मूव नहीं करेगा। अ, छठा सवाल यूजुअली होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद हम यूजुअली मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी बताया था कि एंजियोप्लास्टी के बाद आपको मेडिसिन और ज़्यादा शिद्दत से लेनी है और ज़्यादा पंक्चुअली और कंप्लायंस के साथ लेनी है, ताकि आपका जो स्टेंट, जो एक फॉरेन मटेरियल है, बाहर का मटेरियल है, मेटेलिक मटेरियल है, उसके ऊपर क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। अगर आप स्टेंट के लगने के बाद ब्लड थिनर को छोड़ते हैं, स्टेंट लगने की जितनी जल्दी बाद आप छोड़ते हैं तो स्टेंट के बंद होने का उतना रिस्क होता है, जितना टाइम निकलता जाता है तो उसका रिस्क उतना मिनिमाइज होता चला जाता है। कभी कभी ऑपरेशन की भी बीच में नौबत आती है तो हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि एक साल के अंदर अगर कोई इलेक्टिव ऑपरेशन है जिसमें प्लान्ड ऑपरेशन है, जिसमें इमरजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो हम लोग एक साल तक उसको टालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक ब्लड थिनर बंद करके ऑपरेशन के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि ब्लड थिनर को जितना पंक्चुअली लिया जा सके, बिना एक टाइम भी स्किप किए, बंद किए, वो कोशिश करनी है। सातवां जो अंतिम सवाल है एंजियोप्लास्टी के ऊपर में कि ये सिर्फ एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की विधि जो है वो सिर्फ एल्डरली या उम्र दराज पेशेंट्स में होती है। तो अभी हम लोग हाल फिलहाल में ये देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स, अभी एक कार्डियक सर्जन 39 ईयर्स के वो अपने हॉस्पिटल में राउंड्स के टाइम में ही कोलैप्स कर गए और उनकी अर्जेंट एंजियोग्राफी
फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। तो ये जो पहले एक धारणा थी कि ये जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या ब्लॉकेज की संभावना ओल्ड जो पेशेंट ग्रुप है उन्हीं में होती है, ये अब सिनेरियो पूरी तरह से चेंज कर रहा है। उसके मल्टीपल कारण है, उस पर मैंने डिस्कस भी किया है। क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर गई है, और हमारा खान पान बिल्कुल ख़राब हो गया है, हमारी लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो गई है, एडिक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल बढ़ गया है, स्ट्रेस ऑफ लाइफ, स्ट्रेस ऑफ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब कारणों से आजकल बहुत कम एज में भी ब्लॉकेजेस की संभावना बहुत बढ़ गई है। अभी लेटेस्ट मैंने 21 साल के एक पेशेंट्स की ब्लॉकेज देखी थी। जो मेन आर्टरी होती है उसमें 90% के करीब की ब्लॉकेज थी। तो इस तरह की अभी भयावह सिनेरियो है कि कम एज में के पेशेंट्स में भी सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज निकल रहे हैं। कभी कभी 40 साल के पेशेंट में ऐसी ब्लॉकेज निकलती है जिसमें कि बाईपास में भेजने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कॉमन भ्रांति थी पहले कि जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या ब्लॉकेज की जो संभावना होती है वो ओल्ड एज ग्रुप में होती है, वो अब सिनेरियो बहुत चेंज कर गया है। अभी यंग एज पेशेंट्स में भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन की पेशेंट्स की कंप्लेन क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत सारे पेशेंट्स का होता है कि स्टेंट की लाइफ कितनी होती है। देखिए, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टेंट की यूजुअली लाइफ नहीं होती है, क्योंकि ये वो मेटल का बना है, तो वो मेटल तो अब 100 साल 2 साल भी चल सकता है। लाइफ स्टेंट की कि वो अच्छे से चलेगा या बंद होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन कैसे ले रहे हैं, आपके बॉडी का रिएक्शन उस स्टेंट के साथ कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितनी बार हमने देखा है कि हम स्टेंट लगाते हैं और टेबल पे ही स्टेंट बंद हो जाता है। वही चीज़ बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी के साथ भी है कि टेबल पे भी जो बाईपास हम लगाते हैं कितनी बार बंद हो जाता है। तो और कितनी बार जब स्टेंट लगती है तो वो 20 साल 30 साल तक भी बिना किसी रुकावट का स्टेंट चलता रहता है। तो स्टेंट की एज सच कोई लाइफ नहीं है। चूंकि वो स्टेंट मेटल का बना है, उसकी लाइफ अनलिमिटेड हो सकती है, बट आपके अपनी लाइफ स्टाइल की एक्टिविटी से, आपके मेडिसिन के रेगुलरिटी से उसकी लाइफ बहुत हद तक डिसाइड होती है। इसके अलावा आपके बॉडी और स्टेंट के बीच में किस तरह का रिएक्शन इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके स्टेंट की लाइफ कैसी होगी और क्या होगी। कभी कभी स्टेंट टेबल पे भी बंद हो जाती है, कभी एक दिन 2 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद भी बंद हो सकती है। बहुत रेयर होता है आज के स्टेंट क्वालिटी से, अगर अच्छी क्वालिटी का स्टेंट लगाया जाए तो। बट इस पॉसिबिलिटी को जीरो नहीं किया जा सकता सारे प्रिकॉशन के बावजूद भी। और ये स्टेंट कभी कभी टेबल पे या नियर लगाने के तुरंत बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर बंद हो सकते हैं, या 10 20 साल 30 साल भी स्टेंट अच्छे से चल पाता है। तो जैसे मैंने बताया, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब एंजियोग्राफी के मैंने 7 मिथ्स बताए, एंजियोप्लास्टी के मैंने 7 मिथ बताए। अब दोनों को कंबाइन करके एक मेगा मिथ जो है, एक डॉक्टर साहब हैं जो नॉर्मली एंजियोग्राफी जो होती है, जो हमारी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है, उस पे उनका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, और उनका जोड़ सिटी एंजियोग्राफी पे होता है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि उसमें एक वर्ड यूज़ होता है, तार वाली एंजियोग्राफी, बिना तार वाली एंजियोग्राफी। बहुत सारे पेशेंट्स भी यूज़ करते हैं हमारे सामने। तो इसको मैंने एक मेगा मिथ का नाम दिया है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हम हाथ की नली से होते हुए एक वायर लेके हार्ट तक जाते हैं, उसके बाद एक ट्यूब लेके जाते हैं, और ट्यूब को नस की स्टार्टिंग में रख के ही दवाइयाँ इंजेक्ट करते हैं। तो तार वाली जो एंजियोग्राफी जिसका नाम दिया गया है एक डॉक्टर साहब के द्वारा, तो उसमें तार वाली एंजियोग्राफी, हम तार हार्ट की नसों के अंदर इंसर्ट नहीं करते। हम बाहर से ही उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और जो कैथेटर या ट्यूब होता है उसको उसके मुहाने या स्टार्टिंग पे ही रख के दवाइयों को इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं वही बोलना चाहूँगा कि यूजुअली दोनों तरह की एंजियोग्राफी आप करा सकते हैं। सिटी एंजियोग्राफी की एक्यूरेसी लिमिटेड होती है, इसलिए अगर 50-60% का ब्लॉक उसमें अगर
सिटी एंजियोग्राफी में लिख दिया गया, तो यूजुअली हम लोग अपनी एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं, जो कन्वेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करते हैं उसके लिए। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि जिनको सिटी एंजियोग्राफी कराना एक तरह का वेस्टेज है, वेस्टेज पैसे का, वेस्टेज कॉन्ट्रास्ट जो हम दवाई देते हैं उसका, क्योंकि हमें पता है कि उनको ब्लॉक आनी है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है तो डेफिनेटली ब्लॉक आनी है। उस तरह के पेशेंट अगर इंसिस्ट करके कितनी बार सिटी एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं, इस तरह के जो वीडियोस देख के उनके दिमाग में एक प्री माइंड सेट उन्होंने बना रखा है कि तार वाली एंजियोग्राफी खराब होती है, बिना तार वाली एंजियोग्राफी अच्छी होती है। तो उसमें हमें पता है कि उसमें ब्लॉक आनी है, तो हमने उसको 12-13 हज़ार जो सिटी एंजियोग्राफी में होना है उसके पैसे वेस्ट किए। जो कॉन्ट्रास्ट या मेडिसिन यूज की 100 ml के करीब लगती है सिटी एंजियोग्राफी में, वो यूज किया। उसके चलते कुछ कुछ किडनी पे इफेक्ट्स आते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को हमने झेला। और वही एंजियोग्राफी हम अपने तरीके से फिर दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उस तरह के पेशेंट्स में, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। और हम जो एंजियोग्राफी करते हैं उसमें हार्डली 15 से 20 ml 30 ml कॉन्ट्रास्ट या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो सिटी में हम 100 ml तक इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें सस्पिशन या शंका कम है उस तरह के पेशेंट्स में हम सिटी एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिसमें सस्पिशन हाई है या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है, उसमें यूजुअली सिटी एंजियोग्राफी रिकमेंडेड नहीं है। आप बेटर है कि आप कन्वेंशनल जो कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा एंजियोग्राफी की जाती है, जिसको आमतौर पे आप पब्लिक के परव्यू से हम लोग तार वाली एंजियोग्राफी बोलते हैं, उस तरह की एंजियोग्राफी के लिए डायरेक्टली जाएं, ताकि आपका पैसा बच सके, आपका टाइम बच सके, और जो मेडिसिन दी जाती हैं एंजियोग्राफी के टाइम में, चाहे वो सिटी एंजियोग्राफी के टाइम में 100 ml जो देते हैं, और हम अब लोग अपनी एंजियोग्राफी के टाइम में 30 ml देते हैं, तो 70 ml का डिफरेंस भी है। आ, तो उस तरह के डाई के साइड इफेक्ट से अगर हम सिटी एंजियोग्राफी के लिए भेजा, हमने हमें डाउट ज़्यादा है, वहाँ ब्लॉक आ गए, फिर हमने अपनी एंजियोग्राफी भी करी, तो उसके कॉन्ट्रास्ट या मेडिसिन के लोड को हमने बढ़ा दिया। तो उस तरह के पेशेंट्स में यूजुअली हम लोग अपनी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के लिए रिकमेंड करते हैं, रदर देन गोइंग फॉर सिटी एंजियोग्राफी। सिटी एंजियोग्राफी उसी तरह के पेशेंट्स में लिमिटेड है जिसमें कि हमें थोड़ी शंका है कि नहीं ये हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। उस तरह के पेशेंट्स में आइदर ऑफ टू, या तो सिटी एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में से दोनों में से कोई भी करा सकते हैं। बट अगर इंक्लिनेशन आपका इस तरफ है कि ब्लॉकेज की संभावना ज़्यादा है और डॉक्टर आपको बता रहे हैं, तो सिटी एंजियोग्राफी के बदले आप कन्वेंशनल एंजियोग्राफी को प्रीफर करें। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, टाइम बचाएगा, पैसे बचाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ करते हैं उसके लोड को बचाएगा। तो ये था मेगा मिथ। इसी के साथ अभी मैं देख लेता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस किसी के हों। चलिए, अभी कोई सवाल तो मुझे इसके अंदर नहीं दिख रहा। तो आगे कोई भी सवाल होगा तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा हमारा मोबाइल नंबर जो है 9199448999, उस पर आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका उत्तर देने की भरसक कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि ये जो आपके एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में जो मैंने जो भ्रांतियां और उसकी जो निवारण की कोशिश की है, उससे आपको फ़ायदा होगा, जनमानस को फ़ायदा होगा। आप इसको स्प्रेड करें, शेयर करें जितना संभव हो, ताकि सबको फ़ायदा हो। इसी के साथ मैं इस सेशन से अभी तत्काल विराम लेता हूँ। नेक्स्ट वीक हम लोग नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।